डन। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आइए, संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो हम पढ़ रहे थे। मैं सोच कर आया था कि कल पूरे करवा दूंगा, पर नहीं हो पाए थे कल पूरे, वो आज हम पूरा करने वाले। शनिवार का दिन है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे एक्स्ट्रा दिन दे दिया। शनिवार का दिन जो है, देखो मैंने आपसे कहा था ये आपकी क्लास जो है वो मंडे से फ्राइडे के बीच होने वाली है, पर देखना दोस्तों अधिकांश टाइम मैंने शनिवार को आपकी क्लास ली है। मैंने इतना सा कहा था आपसे और इतना दे रहा हूं आपको, यही ब्रह्मास्त्र बैच है। आइए, लाल फूल नीला फूल ब्रह्मास्त्र बैच इज ब्यूटीफुल, ठीक है, बोलो वाके बिहारी लाल की जय। फटाक से सारे जो महत्वपूर्ण बचे हुए आर्टिकल हमारे जो है भाग 5 तक पढ़ चुके हैं हम। आगे वाले जो भाग के आर्टिकल हैं वो पढ़ लेते हैं, फटाक से नोट डाउन कर लेना आप आर्टिकल जो है। कल कुछ समस्या भी आई थी, आपको बच्चे बोल रहे थे कि सर ये आर्टिकल्स जो हैं वो क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। आप बस मेरे अनुसार चलते रहो ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा सारी चीजें। आप बस मेरे अनुसार जो है वो पूरी क्लास को लेते रहिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। भाग 6 जो है फिर हम रिवाइज जो है बाद में करने वाले हैं। औचक टेस्ट भी आपका होने वाला है, तैयार रहना उसके लिए भी, ये भी आपका होगा। उससे पहले लिखते हैं हम भाग 6 की बात। भाग 6 पूछूं आपसे, भाग 6 नोट करना। आपके जो राज्य है, राज्य जो है वो भाग 6 सो याद कीजिए। मैंने कहा सो आपसे यहां सो भाग 5 यूनियन हो गया, भाग 5 स्टेट हो गया, भाग 6 भाग 7 समाप्त हो चुका है। भाग 8 पूछूं आपसे, यूटी का भाग है भाग 8। भाग 9 पूछूं आपसे, 9A 9B पूछे आपसे, वो लोकल गवर्नेंस हो गया सो। और भाग 10 जो है वो SC ST हो चुका था, याद कीजिए ये सारी बातें पढ़ चुके हम। तो भाग 6 से पूछे आपसे आर्टिकल नंबर 153 से 237 पूछूं आपसे, जो आर्टिकल है पूछे आपसे। आर्टिकल पूछूं आपसे आर्टिकल 152 से, आर्टिकल 152 से 237 जो है वो भाग 6 के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 5 सबसे बड़ा तो भाग पूछो आपसे, सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। अगर पूछे आपसे भाग 6 आपके वो आर्टिकल 152 से 237 के बीच में। देखो तबीयत आज थोड़ी खराब सी है, जितनी देर तबीयत ठीक रहेगी उतनी क्लास चलने वाली है। अगर भाग पूरे हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना बचे हुए भाग मंडे को पढ़ा दूंगा आपको। तबीयत थोड़ी खराब है पर मैं कोशिश करूंगा पूरी क्लास करवाने की, ठीक है। देखिए आर्टिकल 153 पूछे आपसे अनुच्छेद 153 छापना। राज्य में एक राज्यपाल होंगे, राज्य में एक राज्यपाल होंगे। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 153 जो है उसमें लिखा हुआ है कि राज्यों में एक क्या होगा, राज्यपाल होंगे। उसमें याद कीजिए आपके राष्ट्रपति वाला आर्टिकल 52, भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होंगे। 852 आपके यहाँ राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो गवर्नर होंगे। अगर पूछो दोस्तों आपसे ये कौन सा आपके, ये आर्टिकल 153 हो गया। ये आर्टिकल पूछो आपसे आर्टिकल 154 छापना। जो राज्यपाल है इनकी जो कार्यपालिका शक्ति है उनके बारे में उल्लेख छापना। जो राज्यपाल है उनकी जो कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में उल्लेख छापना आर्टिकल नंबर 154 में। याद करो आपके आर्टिकल नंबर 53 जो प्रेसिडेंट है उनकी जो आपके एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसके बारे में उल्लेख किसमें है, आर्टिकल नंबर 53 में से। यहां से आपके जो अनुच्छेद 154 है आपके राज्यपाल जो है हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनकी जो कार्यपालिका शक्ति है, मतलब दोस्तों वो किसको अपॉइंट करने से किसको अपॉइंट करेंगे वो आपके, ये सारी बातें यहां लिखी है। आपके जो मुख्यमंत्री है वो अपॉइंट होंगे, राज्यपाल से अपॉइंट करने वाले हैं, जो मंत्री है उनको अपॉइंटमेंट होने वाला है। सारी बातें जो भी अपॉइंटमेंट वाली बातें है ना, तो जो भी अपॉइंटमेंट वाली बातें हैं वो सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। अब कौन कौन अपॉइंट होता है, सो कौन कौन इलेक्ट होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, मुख्यमंत्री अपॉइंट होता है आपके, ये सारी बातें हम लिखेंगे आगे चल के। आप इतना ध्यान रखना, राज्यपाल का पूछे आपसे जो कार्यपालिका शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 154 के अंदर, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 15 राज्यपाल जो है, राज्यपाल का शपथ जो है छापना, जो ओथ है इनकी, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 159। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव पावर्स हो,
आर्टिकल 60 छापना, जो प्रेसिडेंट है इनका ओथ हो गया है, यहाँ से याद कीजिए। तो मैंने कहा था आपसे याद करो रसगुल्ला, मैंने कहा तो आपके आर्टिकल 60, आर्टिकल 69, सो आर्टिकल 159, ये तीनों आर्टिकल आपको छापने हैं। राष्ट्रपति की ओथ आर्टिकल 60 आपके, उपराष्ट्रपति जो है शपथ उनकी 69 के अंदर आपके, और जो राज्यपाल उनके बारे में 159 है, ये तीनों आर्टिकल छापने। सो मैंने जब मैंने आपको अनुसूची 3 बढ़ाया था उसमें लिखाया था शपथ का उल्लेख इसमें किया गया, पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ नहीं है उसके अंदर, वो तीनों इन आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 159 राज्यपाल का जो ओथ है उसके बारे में उल्लेख है, ठीक है। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाकी बिहारी लाल की जय। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 161, सो याद कीजिए आपके इनको दोस्तों, आपको हमेशा कंपेयर करना, ठीक है। सेंटर में जो आर्टिकल था उसको स्टेट से कंपेयर करना, जब भी आपको याद करना है। परीक्षा वाला आपसे पूछ लेगा, सेंटर से पूछूं आपसे, अटॉर्नी जनरल याद करो आपके आर्टिकल 76 आपके अटॉर्नी जनरल पूछूं आपसे, जो प्रेसिडेंट साहब है उनके जो आपके क्षमादान शक्ति पूछूं आपसे, वो कौन से आर्टिकल में, वो आर्टिकल हो गया 72, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 हो गया। राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति होगी वो पूछे आपसे, वो सो आपके होने वाली किस्म आपके आर्टिकल नंबर 161, ठीक है। आर्टिकल 161 पूछूं आपसे, जो गवर्नर साहब से उनकी आपके जो पार्डन पावर आपके क्षमादान शक्ति पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 161 में लिखा हुआ है। सो और जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे उनके बारे में आर्टिकल 72, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे केंद्र में और राज्य में, देखिए केंद्र में अगर राष्ट्रपति होगा तो राज्य में राज्यपाल होने वाला है, केंद्र में प्रेसिडेंट होगा तो राज्य में राज्यपाल होगा आपके, केंद्र में प्रधानमंत्री होगा आपके, तो यहाँ राज्य में आपके मुख्यमंत्री होने वाला है, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, ठीक है। केंद्र में प्रधानमंत्री, तो राज्य में मुख्यमंत्री, ठीक है। तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल, तो राज्य में पूछे आपसे, राज्य में हो गया महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल, राज्य में आपके एडवोकेट जनरल, ये सेम है, ठीक है। केंद्र में राष्ट्रपति के पास जो पावर होंगे आपके, वही दोस्तों राज्य में आपके राज्यपाल के पास होने वाले, ठीक है। तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री के पास पावर होंगे आपके, वही पावर आपके मुख्यमंत्री के पास होने वाली। केंद्र से जो पावर आपके अटॉर्नी जनरल आपके एजी के पास होंगे, सो वही पावर आपके महाधिवक्ता के पास में राज्य के पास होने वाली है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आगे देखिए आर्टिकल 161 राज्यपाल का जो क्षमादान है वो आर्टिकल नंबर 161 में सो कभी दोस्तों पूछ ले आपसे कि राष्ट्रपति के पास में क्षमादान शक्ति है, बिल्कुल है, राज्यपाल के पास में वो भी दोस्तों आपके, फिर दोस्तों दोनों में सो अंतर क्या है, देखिए यहां लिख लो, आपके नोट लिख लो। राज्यपाल जो है आपके, जो राज्यपाल है, राज्यपाल मृत्युदंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। तो राज्यपाल जो है वो कैपिटल पनिशमेंट आपके जो मृत्युदंड है और मार्शल लॉ की सजा को माफ नहीं कर सकता, की सजा को माफ नहीं कर सकता। माफ नहीं कर सकता। माना कि दोनों के पास में क्षमादान पावर है, राज्यपाल उसके पास में भी और जो राष्ट्रपति उनके पास में है, पर जो राष्ट्रपति होगा वो आपके मृत्युदंड को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति जो होगा आपके, वो जो मार्शल लॉ है उसको माफ कर सकता है, पर राज्यपाल नहीं करेगा। ये मूलभूत अंतर है, ये सब मूलभूत बात है कि जो राज्यपाल होगा आपके, वो राष्ट्रपति जो है आपके, दोनों के पास में पार्डन पावर है, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों राज्यपाल जो है वो कैपिटल पनिशमेंट पूछा आपसे, मृत्युदंड, फांसी, एक ही बात है, मृत्युदंड, फांसी, मार्शल लॉ जो सजा है उसको माफ नहीं कर पाएगा और राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 72 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 163, सो याद कीजिए आपके, वहां दोस्तों वहां आर्टिकल 74, सो वहां से आपके आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधान से होगा, प्रधानमंत्री होने वाला है। आर्टिकल नंबर 74 याद करोगे, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए आपके एक मंत्री परिषद होने वाला है जिसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। ये सो लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। जो दोस्तों वहां लिखा हुआ है वही जो बात है वो यहां आर्टिकल नंबर 163 में लिखिए छापना।
राज्यपाल जो है इनको सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख छापना मुख्यमंत्री होगा। ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा जो राज्यपाल है उनको सलाह देने के लिए एडवाइस, ठीक है, सलाह देने के लिए एडवाइस देने के लिए एक मिनिस्ट्री होगी, जिसका प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होने वाला है। ये आर्टिकल नंबर 163 में लिखा हुआ है। जो दोस्तों वहां पर आर्टिकल नंबर 74 में लिखा था आपके, वो दोस्तों यहां पर आर्टिकल नंबर 163 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 165 पूछो आपसे, जो दोस्तों वहां जो रसगुल्ला सो वहां आपके आर्टिकल नंबर 76 लिखा हुआ आपके, वही दोस्तों यहां छापना, वही दोस्तों यहां पर आपके 165 में लिखा हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। लिखिएगा राज्य का सबसे बड़ा वकील, राज्य का सबसे बड़ा जो वकील है, सबसे बड़ा वकील पूछूं आपसे, वो कौन सा, वो होने वाला है एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल, इसको तो बोलते हैं आपके महाधिवक्ता, क्या बोलते हैं इसको, महाधिवक्ता जो होने वाला है, एडवोकेट जनरल है, उसका उल्लेख छापना आर्टिकल नंबर 165 में लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा वहां जो राष्ट्रपति है उसके स्थान पर राज्यपाल का, आपके वहां से जो प्रधानमंत्री होने वाला है उसके स्थान पर सीएम होने वाला है। सो वहां आपके जो महान्यायवासी होने वाला आपके, उसके स्थान पर यहाँ पर महाधिवक्ता होगा। बाकी सेम है, सारा खेल सेम है। देखो मैंने कहा वहां आर्टिकल नंबर 76 आपके, यहां दोस्तों आर्टिकल नंबर 165, ठीक है। वहां दोस्तों आर्टिकल नंबर आपके 74, यहां आपके 163 हो गया। और सो वहां दोस्तों आपके वहां आर्टिकल नंबर 52 हो गया, यहां 153 हो गया। सो वहां आपके सो आर्टिकल नंबर 53 हो गया है, यहां 154 हो गया। सो वहां 60 हो गया है, यहां 159 हो चुका है। ये आपको छापना, ठीक है। तो राज्यपाल होगा आर्टिकल 15 से, देखो दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहां साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां दोस्तों ऐसा क्लियर है आपके, यहां राज्य का राज्यपाल होगा। अब पंजाब हरियाणा का एक हो सकता है आपके, दो राज्यों का एक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके, पर राज्य में राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है जो राज्यपाल है उसके पास में जो आपके एग्जीक्यूटिव पावर आपके, वो उसके पास में, ये आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 ने पूछा आपसे राज्यपाल की जो ओथ है आपके, वो आर्टिकल नंबर 159 से कौन दिलाएगा, कौन सा छापना, कौन सा आपके लिखना, आपके जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, अरे वहां दोस्तों वहां कौन आपके, वहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यहां दोस्तों कौन आपके, यहां हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं, ये दिलवाएंगे, ठीक है। आगे देखिए मैंने कहा आर्टिकल नंबर 16 में पूछा आपसे, जो राज्यपाल है उसके पास में कुछ दोस्तों आपके समाधान शक्ति आपके पास में, उसके पास में है, पर मृत्युदंड और मार्शल लॉ वाली नहीं है, ये आपको छापना है, ठीक है। आर्टिकल 163 पूछो आपसे, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मिनिस्ट्री होने वाली जिसका प्रमुख सीएम होगा, ये आर्टिकल 163 में, ठीक है। आर्टिकल 165 पूछो आपसे, राज्य का सबसे बड़ा वकील जो है एडवोकेट जनरल जो है, वो आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है आर्टिकल 194। याद करो दोस्तों, जो दोस्तों वहां आपके आर्टिकल 105 याद करो, आपके एमपी के जो विशेष अधिकार थे, एमपी के विशेष जो अधिकार थे, वो दोस्तों यहां पर पूछे आपसे, वो रसगुल्ला यहां पर एमएलए के लिखना, एमएलए और आपके एमएलसी, एमएलए और एमएलसी, एमएलए मेंबर ऑफ आपके विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, आपके विधानसभा के जो मेंबर आपके, उन्हें बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली छापना। असेंबली के जो मेंबर होंगे उन्हें बोलते हैं एमएलए, ठीक है। और मेंबर ऑफ पूछे आपसे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछूं आपसे, विधान जो परिषद है आपके, विधान परिषद के जो मेंबर होंगे उन्हें बोलते हैं एमएलसी, ठीक है। तो इनके जो विशेष अधिकार होते हैं वो कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 194 के अंदर, ठीक है। एमएलए जो आपको विधानसभा जो आपके राजस्थान में 200 मेंबर विधानसभा के अंदर है, यहां दोस्तों विधान परिषद है ही नहीं आपके, पर कुछ राज्य ऐसे तो कुछ दोस्तों ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है आपके, उनमें
असेंबली भी है, उनमें काउंसिल भी है, वो सब आगे पढ़ेंगे किसके अंदर है आपके, वो सब बात की बात है। पर मैंने कहा जो एमएलए होते हैं, जो मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं, वो भी इसमें शामिल है आपके, और जो मेंबर ऑफ काउंसिल होते हैं वो भी शामिल है इसके अंदर आपके। तो पूछो दोस्तों आपसे एमपी के बारे में आर्टिकल 105 हो गया दोस्तों, और जो एमएलए और जो एमएलसी है इनके बारे में आर्टिकल नंबर 194 में जो विशेष अधिकार है उनके बारे में बताया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आर्टिकल नंबर 200, जो दोस्तों आपने वहां पर आर्टिकल नंबर 111 पढ़ा था, सो याद कीजिएगा कि सो विधेयक जो होगा, जो बिल होगा, उसके ऊपर जो हमारे सो राष्ट्रपति होंगे वो अनुमति देने वाले हैं। वो चाहे तो साइन कर दें, सो वो चाहे तो मना कर दें, सो वो चाहे तो आपके वो पॉकेट वीटो कर दें, आपके बहुत सारे ऑप्शन उनके पास में है। तो सो विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो आर्टिकल नंबर 111 के अंदर थी, 111 के अंदर थी। वही दोस्तों यहां छापना, तो राज्यपाल जो है उनकी जो विधेयक होंगे, विधेयकों पर जो अनुमति होने वाली है वो आर्टिकल नंबर 200 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो राज्यपाल के पास में जो विधेयक होंगे उनमें जो अनुमति होने वाली है, आपको दोस्तों हमेशा ऐसा ही करना है। जब भी दोस्तों आप राज्य पढ़ोगे तो बगल में आपको जो सेंटर वाले जो आपके अधिनियम, जो सेंटर वाले जो आर्टिकल वो लिखने हैं, जिससे आपको दोनों एक साथ याद होंगे। कंपेयर करोगे तो आपको याद हो जाएगा, तुलना करोगे तो आपको याद होंगी चीज कि आर्टिकल 111 यहाँ आर्टिकल 200 हो गया है, वो याद मत करना आपके प्लस 89 प्लस 91, वो चला गया जमाना, ठीक है। कभी दोस्तों 91 होगा प्लस, कभी दोस्तों 89 होगा प्लस, कभी 90 होगा, उसको छोड़ दो ना, उसको याद, वो सब बच्चों के लिए था ना, आपके लिए थोड़ी। आप दोस्तों बच्चे करने की उम्र में आ चुके हो रसगुल्ला, ठीक है। आर्टिकल 201 देखा सबके, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व विधेयक। अगर दोस्तों ऐसा लगा कि राज्यपाल को ऐसा लगा उसको कि जो बिल आया है उसको एक बार जो है वो सेंटर को भेजना चाहिए, उसे आपकी जो बिल को आपके वो राष्ट्रपति को भेजना चाहिए आपके, तो वो चाहे तो ऐसा कर सकता है आपके। तो राज्यपाल उस बिल को कर देगा आपके, उस बिल को राष्ट्रपति जो है उनके लिए आरक्षित कर देगा विधेयक को, आर्टिकल नंबर 201, ठीक है। ये केवल आर्टिकल आपके स्टेट के पास में है। अगर तो राज्यपाल को लगता है आपके गवर्नर को लगा, अगर इसको लगा कि ये जो बिल आया है वो उसको राष्ट्रपति साहब के पास में उसे आरक्षित कर देना चाहिए आपके, तो वो चाहे तो कर सकता है। आर्टिकल नंबर 201 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 202 दोस्तों, जो वहां पर आर्टिकल नंबर 112 में जो लिखा हुआ है, याद करो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, मैंने कहा था सेंटर वाला जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, वही दोस्तों यहां पर छापना। सो राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण पूछे आपसे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछूं आपसे, वो आपके आर्टिकल नंबर 202। सो आपके मतलब दोस्तों राज्य जो है उनका जो बजट है आपके वो आर्टिकल नंबर 202 में लिखा हुआ है। ये वर्ड संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, सो इसके स्थान पर संविधान में एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट वर्ड है वो लिखा हुआ है। तो पूछे आपसे आर्टिकल 202 पूछा आपसे, आर्टिकल 112 का कॉपी कौन है, आर्टिकल 202 है कॉपी इसका, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 213, वहां दोस्तों आपने पढ़ा था 123, अरे 123 याद करो आपके, वहां दोस्तों आपने 123 पढ़ा है, प्रेसिडेंट का अध्यादेश पावर, ऑर्डिनेंस पावर पूछा आपसे, वो आर्टिकल था 123। यहां दोस्तों आपके आर्टिकल 213 छापना, जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल की अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस पावर पूछे आपसे, अध्यादेश जो पावर है वो है आर्टिकल नंबर 213। कल तो आपको सब बड़ा चोर आ रहा था, अब देखो आज आपको बस वो याद करना है, बाकी दोस्तों वही काम जो यहां पर होने वाला है। सो केवल दोस्तों आपको सेंटर पढ़ना होता है, स्टेट तो अपने आप हो ही जाता है, ठीक है। देखिए राज्यपाल जो गवर्नर है उसकी जो ऑर्डिनेंस पावर है वो आर्टिकल नंबर 213 के, वहां दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 123 था, यहां दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 213 है। अगर दोस्तों मैं इसको लिखना आपके राज्यपाल, इसको राज्यपाल की विधायी शक्ति दोस्तों आपके लिख सकते हैं, राज्यपाल की कानून निर्माण शक्ति पूछूं आपसे,
विधायी शक्ति पूछू अपना, वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल नंबर 213। यहां दोस्तों आपके यहां स्टार्ट होता है आपके हाई कोर्ट जो है छापना, आर्टिकल नंबर 214 ना, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो आपके हाई कोर्ट जो है, जो उच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थापना है वो लिखी है आर्टिकल नंबर 214। हाई कोर्ट पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आर्टिकल नंबर 124, यहां दोस्तों आपके आर्टिकल 124 देखो देखो, यहां 1 2 3, 2 को आगे लिया है, 1 को बीच में लिया है, ठीक है, 2 को आगे 1 को बीच में, 2 को आगे 1 को बीच में, तो 214 हो गया, ठीक है, ये 214 हो गया, वहां 12 का 4 हो गया। सो यहां 12 का 4, माई नेम इज लखन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहां दोस्तों आपके 2 को आगे उठा लाया आपके, तो 214 हो गया, मतलब हाई कोर्ट की स्थापना होगा, ठीक है। वहां दोस्तों याद करोगे, वहां रसगुल्ला, सो याद करो आपके, अरे 129 दोस्तों, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय है, वो वहां से लिखा हुआ है आपके सुप्रीम कोर्ट क्या, सो अभिलेख न्यायालय। यहां दोस्तों यही बात आपके आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 215 आपके हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी लिखना आपके, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, अभिलेख न्यायालय है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मतलब दोस्तों ये जो डिसीजन देने वाला है उसको हम सुरक्षित रखने वाले, उसको अपने पास रखने वाले, रिकॉर्ड करने वाले इसको, ये इसका मतलब आपके। तो आर्टिकल नंबर 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा आर्टिकल नंबर 226 है, वहां दोस्तों आर्टिकल नंबर 32, कौन सा, वहां दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट जो है वो 105 टाइप की रिट जारी करता है, वो है आर्टिकल नंबर 132। यहां दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 226 226 छापना, हाई कोर्ट जो है सो, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति छापना, रिट जारी करने की जो पावर है, करने की शक्ति जो है वो है आर्टिकल नंबर 226, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, आर्टिकल नंबर 226 पूछूं आपसे, हाई कोर्ट उसका कहता है रिट जारी करता है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, देखते कौन बताएगा आंसर। निम्न में से किसकी रिट जारी करने का, रिट जारी करने की शक्ति अधिक है? ऑप्शन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट बराबर हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हमें कौन नहीं पता। मैंने सवाल पूछा है आपसे कि निम्न में से किसकी रिट जारी करने की शक्ति जो है वो अधिक है। सवाल आपके सामने हाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो दोनों की बराबर है, हमें कौन नहीं पता, हमें नहीं पता। इसका आंसर सोच के बताना, आंसर क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। सोच लो फिर बताओ। सोच के छापा करो आप आंसर, है ना। मैंने सवाल पूछा, आप आंसर छापते हो तुरंत, ऐसा मत करो, पहले सोचा करो फिर छापा करो। वो सो केबीसी नहीं आता क्या, छाप दे आंसर, वो 5 बार तो पूछता है, अगर छाप दिया तो उसके बाद चेंज नहीं होगा, तो छापने से पहले सोच लिया करो, ठीक है। देखो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट, कुछ सी के ऑप्शन में भी है। देखो एक लाइन लिख रहा हूं, समझना मेरी बात को। नोट, ये नोट बड़ा महत्वपूर्ण नोट है लिखना आपके। अगर दोस्तों, अगर केवल फंडामेंटल राइट्स की बात करूं आपके, अगर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप हाई कोर्ट जाओ, दोनों में जा सकते हो। आपके पास फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में जाइए, दोनों आपकी बात सुनने वाले हैं। लेकिन अगर दोस्तों तुम्हारे लीगल राइट्स, आपके जो लीगल राइट हैं उसका दोस्तों उल्लंघन हुआ और आप सुप्रीम कोर्ट गए तो दोस्तों वो लात मार के बाहर निकालेंगे, वो बोलेंगे जा ब्रह्मास बैच में पढ़ के आ कि लीगल राइट, अगर लीगल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप केवल और केवल हाई कोर्ट जा सकते हो। मतलब दोस्तों हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट हो तो लीगल राइट हो, तो दोनों के मामले में जो है वो रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सो केवल और केवल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तभी जारी करने वाला। ये लाइन को सो बॉक्स में बंद कर लेना, बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण लाइन लिखा रहा हूं आपको, लिखना आपके, अगर दोस्तों लिखना आपके, अगर लिखना
हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, हाई कोर्ट, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, लीगल राइट, लीगल राइट, दोनों के उल्लंघन में, दोनों के उल्लंघन में रिट जारी कर सकता है, दोनों के उल्लंघन में रिट जारी कर सकता है। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, मौलिक अधिकार के उल्लंघन में। मैंने कहा आपसे अगर आपके फंडामेंटल राइट जो है उसका तो उल्लंघन हुआ तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, दोनों आपकी बात सुनने वाले हैं, दोनों हिट जारी करेंगे, आपको गारंटी देंगे कि भाई आपके फंडामेंटल राइट आपको मिलने वाले। लेकिन दोस्तों अगर आपके लीगल राइट जो है उसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपकी नहीं सुनने वाला है, उसको केवल से केवल और केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, है ना, उसको केवल से केवल और केवल आपके हाई कोर्ट में जा सकते हो आप। तो लीगल राइट का उल्लंघन हुआ तो केवल हाई कोर्ट है, तो मौलिक अधिकार को तो दोनों में। तो किसका बड़ा हो गया आपके हाई कोर्ट। सो ये फंडामेंटल राइट हो या सो लीगल राइट हो, दोनों के मामले में हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करेगा आर्टिकल 26 के द्वारा सो। लेकिन दोस्तों जो आपके सुप्रीम कोर्ट होगा उस केवल और केवल आपके जो मौलिक अधिकार है उसके उल्लंघन में करने वाला है, वो भी आर्टिकल 32 के द्वारा। तो पूछे आपसे किसका क्षेत्र तो बड़ा होगा, तो हाई कोर्ट जो सबका हाई कोर्ट जो आपके उसकी रिट जो पावर जो है उसकी अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर लीगल राइट कौन से हैं। देखो आपने सुना है संपत्ति का तो अधिकार, देखो दो लिख रहा हूं आपके, एक तो हो गया शिक्षा का अधिकार और एक लिख दिया मैंने आपके संपत्ति का अधिकार। देखो याद करो शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 21 से हो गया। ये सो कौन सा हो गया है, ये हो गया आर्टिकल 300 है, ये तो पता है आपको, ये आर्टिकल 21 से हो गया, सो ये आर्टिकल 300 हो गया। मतलब दोस्तों जो सो अधिकार आपके, जो अधिकार भाग 3 में है, जो अधिकार सो भाग 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच है, वो तो होंगे फंडामेंटल राइट, ठीक है। हमने सब पढ़ा ना आपके फंडामेंटल राइट भाग 3। जो दोस्तों जो आर्टिकल आपके भाग 3 में है, तो जो आर्टिकल से पूछे आपसे तो 12 से 35 के बीच में वो होंगे फंडामेंटल राइट। और सो पूछूं आपसे बाकी दोस्तों सारे आपके बाकी भाग 3 के अलावा कहीं दोस्तों और है, वो आपके के अलावा कहीं और हैं आपके, कहीं और होंगे तो वो होंगे लीगल राइट। तो संपत्ति का अधिकार पूछो आपसे, पहले दोस्तों ये आपके फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 131 पहले से ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन वर्तमान में आपके ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपके ये केवल लीगल राइट आपके आर्टिकल 300 में आ चुका है। 44 अमेंडमेंट होता है वो आगे लिखाऊंगा आपको। तो मैंने कहा कि संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है, अगर दोस्तों इसका उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइएगा, लात मार के भगा देंगे वो लोग आपको, वो बोलेंगे जाओ ब्रह्मास्त्र में पढ़ के आओ। संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कहां जाओगे, केवल आप हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर शिक्षा का अधिकार जो है उसका उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, दोनों आपकी बात सुनने वाले, ये इसका मतलब है, ठीक है। लिखिएगा आगे। तो आर्टिकल 226 पूछे आपसे, रिट जारी करने की पावर है, फंडामेंटल राइट हो या लीगल राइट हो, दोनों में जारी करने वाला, ठीक है। आर्टिकल 235 जो अधीनस्थ न्यायालय होने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होंगे आपके, अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे, इन पर जो नियंत्रण होने वाला है वो पूरी तरह जो है वो उच्च न्यायालय का होगा, हाई कोर्ट का होगा। ऐसा जो है वो अनुच्छेद नंबर 235 में लिखा हुआ है। सो पूछे आपसे जो अधीनस्थ न्यायालय होने वाला है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है आपके, उनके ऊपर जो कंट्रोल होने वाला है वो हाई कोर्ट का होने वाला है। ये आपके भाग जो भाग आपके 6 था उसका सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो अंतिम आर्टिकल था वो आपके सामने 235, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग 7 याद करो, भाग 7 जो है
वो समाप्त हो चुका है, निरसित हो चुका है, वो एंड हो चुका है। और सो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 238 जो है वो उससे एंड हो चुका है। तो आर्टिकल 238 समाप्त हो चुका है, अब तो नहीं है आपके, ये नहीं है वर्तमान में। और सो भाग जो 7 है आपके वो हट चुका है संविधान से। तो सो पहला भाग जो संविधान के अंदर नहीं है वो है भाग 7, ये आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, भाग तो पूछूं आपसे, भाग 8 की शुरुआत करते हैं आपके। याद करो, आपके सबसे ऊपर सेंटर, सबसे ऊपर सेंटर, फिर दोस्तों आपके स्टेट, भाग 5, भाग 6, भाग 7 हट चुका है। भाग 208 पूछूं आपसे, यूटी किस है, यूटी छापना। तो भाग 208 जो आपके वो है संघ शासित प्रदेश, ठीक है। कौन है, इन्हें बोलते हैं हम यूटी, क्या बोलते हैं, यूटी बोलते हैं। भाग 8 हो गया है। आर्टिकल पूछूं आपसे, आर्टिकल 239 से 242, ठीक है। तो आर्टिकल 239 से 242 जो है वो है भाग 8, ठीक है। यूटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 239 से 242। इसमें दो महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखे हुए आपके, आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 239 इसमें ए, और फिर दोस्तों इसमें ए आपके लिखना, आपके ये किसके लिए, आपके ये सो आपके दिल्ली जो है, ये दिल्ली से संबंधित है। पूछो आपसे, जो दिल्ली तो हमारा, जो दिल्ली है हमारा, जो नेशनल कैपिटल रीजन आपके दिल्ली जो है हमारा, उससे संबंधित कौन सा, आर्टिकल नंबर 239 ए। पीछे कैपिटल है, मतलब अमेंडमेंट होगा बच्चा अपना 69, जो 69 संविधान संशोधन जो है, 69 संविधान संशोधन 1991 जो है उससे जुड़ा है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो आर्टिकल 239 ए पूछूं आपसे, दिल्ली संबंधित है। 69 अमेंडमेंट है आपके 1991 में। कहीं भी दोस्तों आपको दिल्ली से वर्ड मिल जाए तो आपसे पूछे अमेंडमेंट कौन सा है, दिल्ली के लिए छापना 69वां अमेंडमेंट आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली के लिए 69वां अमेंडमेंट आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 241 पूछा था, आर्टिकल नंबर 241 पूछा था, लिखिएगा। जो यूटी जो होंगे, तो यूटी में आपके, यूटी में हाई कोर्ट होगा, यूटी में हाई कोर्ट होगा। ये कहां से, ये लिखा हुआ है आपके कहां पर, आर्टिकल नंबर 241 पूछा आपसे। आर्टिकल 241 पूछे आपसे, तो यूटी होंगे आपके वर्तमान में 8, तो आपके तो वर्तमान में कितने आपके, वर्तमान में 8 यूटी आप जानते हो, वर्तमान में 8 यूटी है। पूछूं आपसे यहां दोस्तों, जिन 100 यूटी में हाई कोर्ट होने वाला छापना, एक तो दिल्ली हो गया है, तो दिल्ली का हाई कोर्ट आपके, दिल्ली में हाई कोर्ट है दोस्तों आपके। और अभी दोस्तों हाल ही में आपके अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, इसके लिए सो हाई कोर्ट जो है बनाए छापना। तो अभी दोस्तों वर्तमान से पूछूं आपसे, अभी सो वर्तमान में दिल्ली के लिए हाई कोर्ट है आपके, और जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है उसके लिए हाई कोर्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नवीनतम यूटी है, इसके लिए जो हाई कोर्ट बना हुआ है वो कौन से आर्टिकल से बना है, तो आर्टिकल नंबर 241 से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली के लिए जो हाई कोर्ट पूछा आपसे, उसको कौन से आर्टिकल से बना है, वो आर्टिकल नंबर 241 से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों, अभी 2 हो चुके हैं, पहले एक ही था दिल्ली के लिए, अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला भी हो चुका है, दोनों के लिए अभी एक ही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर भाग 8 हो गया, आर्टिकल नंबर 239 ए हो गया, दिल्ली के लिए हो गया है, और आर्टिकल नंबर 241 हो गया है हाईकोर्ट संबंधित आर्टिकल, ठीक है। अगर भाग 9 देखो, मैंने कहा दोस्तों आपसे भाग 7 जो है वो हटा, ठीक है, भाग 7 जो है हट चुका है, मैंने आपसे अभी कहा, ठीक है। भाग दोस्तों 9 जो है ये सो जुड़ा है, भाग 9 छापना सो ये जुड़ा है आपके ना, भाग 9 ये जुड़ा है दोस्तों आपके। और पूछूं आपसे, भाग 9 जो छापना, ये 73वां संविधान संशोधन जो है इससे जुड़ा है। सेकंड पॉइंट पूछा आपसे, 1992 से, कि कब का है, 1992 का अमेंडमेंट है, 1992 का 73वां संविधान संशोधन से विधेयक है। और पूछा आपसे ये लागू कब से होता है, 24 अप्रैल जो है, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, ये आप जानते थे। तो भाग 9 जुड़ा है, भाग 9 में जो कुछ पहले था वो हट चुका है, तो भाग 9 फिर दोबारा जुड़ा गया। आपसे भाग 9 हटा भी था पहले आपके, तो फिर तो उसके स्थान पे आपके नया जुड़ा है भाग 9। तो भाग 9 73वां अमेंडमेंट होता है आपके, 1992 में होता है, 24 अप्रैल को लागू होता है अमेंडमेंट। पूछा आपसे
कितने सो आपके आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 243 से 243 छापना, ये आर्टिकल जो है वो इसके अंदर है। एक बार तो सवाल से पूछा गया, आपके क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि भाग 9 में कुल कितने आर्टिकल हैं। सवाल देखो, तो सवाल आया कि जो भाग 9 है, भाग 9 में कुल कितने आर्टिकल हैं। ऑप्शन नंबर 1 15 है, ऑप्शन नंबर भी 17 है, ऑप्शन नंबर भी 18 है, ऑप्शन नंबर डी 20 है। बताओ आप में से कौन बताएगा भाग जो 9 है उसमें वर्तमान में कितने आर्टिकल है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 20। भाग 9 में जो कुछ पहले था ना वो हट गया, ठीक है, जो कुछ पहले था वो हट गया, ठीक है, वो हट चुका है आपके, उसके स्थान पर नया भाग आया है, ठीक है। तो भाग 9 नया भाग आया है, जो कुछ था वो हट चुका है आपके इसके स्थान पर। और भाग 9 में आपके पंचायती राज, जो पंचायती राज आपके, जो पंचायती राज है उसका जो उल्लेख है, पंचायती राज का जो उल्लेख है वो भाग 9 के अंदर किया गया है, ठीक है। तो भाग 9 में 73वां अमेंडमेंट हो गया है, हाँ 15। अरे डोपा लाल, काउंटिंग भी नहीं हुई तुझसे, कई तो ऐसे काउंट कर रहे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 15 हो गए। अरे डोपा लाल 243 कौन काउंट करेगा? चारों ऑप्शन गलत है भाई साहब, चारों ऑप्शन गलत है आपके। अरे 243 भी तो है, 243 फिर ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, कुल 16 हैं, कुल 16 आर्टिकल है, ठीक है। 243 भी तो है ना खुद आपके, ये भी है, उसके बाद 243 ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। अच्छा 16 आर्टिकल इसके अंदर स्थित, ठीक है। तो भाग 9 कब जुड़ा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कब लागू होता है और कितने अनुच्छेद इसके अंदर है, ये चारों बातें लिख दी, ठीक है। अब देखिए भाग 9 में आपके पहला महत्वपूर्ण आर्टिकल वो कौन सा आपके 243 ए लिखना। सो ग्राम सभा, ग्राम सभा का गठन छापना, जो गठन होता है वो कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 243 ए छापना। इसमें जो ग्राम सभा है उसका जो फॉर्मेशन है उसका उल्लेख किसमें, आर्टिकल नंबर 243 ए के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 जी, सो पार्ले जी, अगर दोस्तों आप पार्ले जी खाओगे तो आपको आएगी शक्ति, क्या आएगी, शक्ति आएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपने पार्ले जी तो आपने खाया, आपके पार्ले जी खाया आपने, आप में आएगी पावर, शक्ति। तो लिखना ग्राम पंचायत की जो शक्तियां होती है वो पूछो दोस्तों आपसे, वो कौन से आर्टिकल में, वो है आर्टिकल नंबर 243 जी पूछो आपसे, उसमें लिखा दोस्तों जो अनुसूची 11 में जो 29 विषय लिखे हुए हैं वही है इसकी पावर, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था अनुसूची 11, अरे 9 2 11 29 विषय थे उसके अंदर, जो 29 विषय लिखे हुए हैं वही इसकी पावर होने वाले हैं। तो कभी सवाल तो पूछे आपसे कि अनुसूची 9 के अंदर 29 जो विषय हैं वो संविधान के किस आर्टिकल से आए हैं, वो आर्टिकल है 243 जी। बारीक सवाल है, 243 पूछो आपसे, पार्ले जी खाया आपने, आपको पावर आ गई आपके, तो पार्ले जी पावर, तो पावर जो है वो आर्टिकल नंबर है 243 जी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 243 आई पूछे, ऐसे आई फॉर इनकम, आई फॉर रसगुल्ला, इनकम लिखना आपके राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो राज्य जो वित्त आयोग होगा इसका तो उल्लेख पूछे आपसे, स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछूं आपसे, वो कहां पर है, आर्टिकल नंबर 243 आई में। तो राज्य वित्त आयोग, आई फॉर इनकम, दोस्तों आई फॉर इनकम से ये बन गया आपके वित्त आयोग, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग आपके आर्टिकल नंबर 243 आई में आपके पूछे आपसे। 243 के पूछे आपसे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन से पूछे आपसे जो इलेक्शन जो कमीशन हमारा जो राज्य स्टेट वाला, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछूं आपसे, वो है आर्टिकल नंबर 243 के में। तो पूछूं आपसे राज्य वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 243 आई में, उसमें पूछे आपसे राज्य निर्वाचन आयोग पूछूं आपसे, वो आर्टिकल नंबर 243 के में। अब दोस्तों आपके खोपड़ी में सवाल आ रहा होगा, सर आर्टिकल 280 में क्या है, फिर आर्टिकल तो 324 में क्या, आपके एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, आज के बाद में आपको यही याद रखना है हमेशा, आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि 280 में क्या है, 243 आई में क्या है, दोनों में अंतर है। देखो मैंने कहा कि ये तो हो गया हमारा एक डायग्राम से, ये हो गया उसको, एक हो गया ये वाला, ठीक है।
ये दो डायग्राम आपके सामने है। देखो सबसे ऊपर कौन, सबसे ऊपर केंद्र, सबसे ऊपर से कौन आपके सेंटर, सबसे ऊपर केंद्र हो गया, उसके नीचे राज्य हो गए, यूटी हो गए, उसके नीचे राज्य यूटी हो गए, तो आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर दोस्तों कौन आ गए, सबसे नीचे हो गया आपके लोकल गवर्नेंस। अब वो पंचायत, स्थानीय, उसको पंचायत भी हो सकती है आपके, या तो वो आपके नगर पालिका हो सकती है आपके, जो लोकल किसको होना है, सरपंच है, प्रधान, जिला प्रमुख, ये सब ठीक है। तो केंद्र, सेंटर, राज्य, लोकल गवर्नेंस, ये 300 पोर्शन आपके, तीन आपके क्या है, 300 आपके स्टेज है, ठीक है। मैंने कहा अगर दोस्तों सेंटर पूछा आपसे, अगर दोस्तों सेंटर से स्टेट पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके जो सेंटर पर जो टैक्स आएगा, उस टैक्स को दोस्तों हमें बांटना है आपके स्टेट के अंदर। तो सेंटर से स्टेट को जो पैसा आने वाला है वो देगा आपके केंद्रीय वित्त आयोग। कौन देगा, केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो पैसा देने वाला है। किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 280 के अंदर। तो पूछूं आपसे सेंटर से स्टेट, दोस्तों आपके सेंटर से स्टेट को जो पैसा मिलने वाला है वो आपके सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 वाला वो देगा, ठीक है। अगर दोस्तों पैसा राज्य के पास आ चुका है, उत्तर प्रदेश के पास पैसा तो आ चुका है आपके, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश जो आपके वो अपने जो नीचे आपके जो जिला प्रमुख है आपके, जो प्रधान है आपके, जो आपके जो एमएलए हैं उनको पैसा देगा आपके। तो अगर दोस्तों राज्य जो है वो पैसा, तो राज्य पैसा जो अपने लोकल गवर्नेंस है उनको देने वाला है, तो लिखना आपके इसका वितरण करेगा कौन, आपके राज्य वित्त आयोग जो है वो बांटने वाला है। ये आपको स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है वो बांटना। सो ये आर्टिकल नंबर 243 आई और आर्टिकल नंबर 243 जो बाई आपके उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 243 आपसे पूछा आपसे पंचायत के लिए और आर्टिकल नंबर 243 बाई छात्र ये किसके लिए, ये नगर निकाय के लिए। तो मैंने आपसे कहा अगर पैसा आपके सेंटर से स्टेट के बीच बंटना है आपके, तो बांटेगा आर्टिकल नंबर 280, ठीक है। अगर पैसा आपके स्टेट से आपके जो लोकल गवर्नेंस है उनमें बंटना है, तो आपके पंचायत है, नगर पालिका वहां बंटना है, आपके नगर निगम है वहां बंटेगा आपके, तो बांटेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि पंचायत के लिए आर्टिकल नंबर 243 आई में लिखा हुआ, जो अभी लिखा है आगे जो लिखाऊंगा आपको 243 बाई लिखाऊंगा नगर पालिका के लिए। तो ये दोनों बातें आपको छापनी, ठीक है। ये तो हो गया आपके फाइनेंस पैसा वाली बात, ठीक है। अब देखिए इलेक्शन वाली बात, ये और भी महत्वपूर्ण सवाल है आपके इलेक्शन वाला, देखना आपके। देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर केंद्र हो गया, यहां दोस्तों राज्य हो गया, और यहां हो गया कौन आपके, यहां हो गया लोकल गवर्नेंस। यही तो होगा ना, सबसे ऊपर सेंटर होगा, फिर स्टेट होने वाला, सो फिर आपके क्या होने वाला है, लोकल गवर्नेंस होने वाला, ठीक है। मैंने कहा कि केंद्र में किस किस का चुनाव होगा, याद करो, राष्ट्रपति का होगा, उपराष्ट्रपति का होने वाला, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या फिर दोस्तों आपके एमपी का चुनाव होगा। अरे यही तो होंगे ना, सेंटर में किसका चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो एमपी है, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, यही तो होगा दोस्तों आपके। राज्य में छापना, राज्य में किसका चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। मैंने पहले बोला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो अपॉइंट, दोस्तों उनका इलेक्शन नहीं होता, वो अपॉइंट होते हैं, बहुमत दल का नेता बनता है आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होता, वो उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। मैंने कहा राज्य में आपके गवर्नर हो गया, गवर्नर हो गया, और आपके एमएलए हो गया और एमएलसी हो गया, यही होंगे ना आपके। गवर्नर हो गया आपके, बाकी असेंबली का मेंबर हो गया, और आपके जो काउंसिल है उसका मेंबर हो गया, अगर है तो काउंसिल, ठीक है। लोकल गवर्नेंस पूछा आपसे, यहां दोस्तों आपके या तो पंच सरपंच हो गए, पंचायत हो गया है, पंचायत के चुनाव हो गए, या दोस्तों आपके जो जिला के चुनाव वो होने आपके, या दोस्तों आपके नगर निगम के चुनाव हो गए। ये सारे जो चुनाव है आपके इसके अंदर लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन जो है वो इसके अंदर आने वाले, ठीक है। देखिए अगर पूछे आपसे कि इन दोनों के इलेक्शन पूछूं आपसे, वो कराएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन कराएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग छापना, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 324 में लिखा हुआ है,
सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 324 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट पूछा आपसे, सेंटर स्टेट पूछूं आपसे, मतलब राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, एमपी के चुनाव, गवर्नर के चुनाव, एमएलए का, एमएलसी का चुनाव, वो सारे जो है वो कौन करेगा आपके, जो आपके इलेक्शन कमीशन सेंटर वाला है वो कराने वाला है, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके जो लोकल गवर्नेंस पूछूं आपसे, इसके जो चुनाव होंगे वो करवाएगा आपके राज्य निर्वाचन आयोग। कौन? राज्य तो निर्वाचन जो आयोग होगा वो कराने वाला है। और सो ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल नंबर 243 के में और सो आर्टिकल नंबर 243 जेड ए में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 243 जो के हो गया आपके, और आर्टिकल नंबर 243 जेड ए जो है वो पंचायत के लिए हो गया, और सो ये नगर निकाय के लिए हो गया। दोनों आर्टिकल आपके सामने है। ये सो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैंने कोशिश की आपके सामने किस प्रकार आप याद कर सकते हो इन चीजों को। जब दोस्तों आप फोटो बनाते हो किसी चीज का, पहली गर्लफ्रेंड आपकी, आपको फोटो याद आएगा उसका, आपको वो सारी बातें याद आएंगी उसकी जो आपने बिताई थी उसके साथ में। तो कुल मिलाकर जो फोटो जो होते हैं आपके दिमाग में रहते हैं, ठीक? फोटो आपके भगवान श्री राम फोटो आ गया, आपके अरुण जी का फोटो आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। तो ये जो फोटो जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। फोटो ही आपके दिमाग में स्थायी रूप से रहता है, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर देखते हैं, ये हमने बता दिया आपको, ये आपने बना लिया होगा। अब देखिए आर्टिकल नंबर 243 क्यों भाग 9A किसके लिए? ये है नगर निकाय के लिए, ये है नगर पालिका नगर निकाय के लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए छापना। ये किसके लिए? ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए। पूछूं आपसे कि ये कौन सा 74 अमेंडमेंट हुआ है? 74 अमेंडमेंट 1992 का है, ठीक है। पूछे आपसे भाग 9 आया, आर्टिकल कहां से? देखो पिछला वाला 243 ओ पे खत्म होता, तो 243 पी से स्टार्ट हुआ, 243 जेड जी, मतलब जेड आ गया, फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो 243 पी से 243 जेड सी जो है वो आर्टिकल आपके सामने, ठीक है। अब देखना 243 पूछो आपसे, 243 क्यों पूछूं आपसे, लिखना आपके नगर पालिका जो है, म्युनिसिपैलिटी जो है, इनका गठन छापना, वो आर्टिकल नंबर 243 क्यों के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243 22 वाई फॉर इकोनॉमिक्स में यील्ड होता है। कभी दोस्तों आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो वाई फॉर यील्ड होता है आपके उत्पादन, ठीक है, आय, यील्ड फॉर आय। इकोनॉमिक्स में आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है आपके, और वाई फॉर यील्ड होता है, आय होता है, ठीक है। तो पूछूं आपसे यहां आपके यहां होगा वही राज्य वित्त आयोग, वहां दोस्तों वहां कौन सा था आपके, वहां था 243 आई वाला, याद करो, आई फॉर इनकम, यहां दोस्तों आपके वाई फॉर यील्ड हो गया, आपके वाई आई ई एल डी हो गया, आई हो गया। तो 243 वाई पूछा आपसे राज्य वित्त आयोग, 243 जेड से छापना राज्य निर्वाचन आयोग। अभी मैंने लिखाया आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया आपके। 243 जेड जी, जेड डी पूछो आपसे जिला आयोजन समिति ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला आयोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी जो पूछे आपसे वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 243 जेड जी के अंदर है। ये सवाल दोस्तों आपके यूपीएससी ने एक बार जो है, यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा है कि आर्टिकल नंबर पूछा उसने आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 243 जेड डी है। या तो याद करने के लिए आपके डी फॉर डिस्ट्रिक्ट हो गया, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो 243 जेड जी के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखिए भाग 9A हो गया, इसके बाद भाग कौन सा आया? भाग 9B आया, भाग 9B आ गया। आर्टिकल पूछूं आपसे, तो आर्टिकल कौन सा आपके 243 जेड एच से 243 जेड टी हो गया, तो 243 जेड एस से 243 जेड टी हो गया। लिखिए इसमें कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समिति जो है इनका दोस्तों उल्लेख हो गया है। याद करो दोस्तों आर्टिकल नंबर 43B मैंने लिखाया था आपको, कोऑपरेटिव कमेटी से भाग 9 भी जोड़ा था उससे आपके, और 97 अमेंडमेंट था, तो 97वां संविधान संशोधन
2011 जो है वो मैंने लिखाया था आपको, सो ये आपके भाग 9 भी हो गया, ठीक है। तो भाग 9 भी पूछा आपसे, आर्टिकल 243 जेड एस से जेड टी तक आपके कोऑपरेटिव कमेटी हो गई है, 97 अमेंडमेंट हो गए आपके। तो क्या क्या कमेंट है ये आपको छापना है, आर्टिकल भाग 9 भी बारे में। इसमें कोई स्पेशल अनुच्छेद नहीं है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाग 10 आपके वो मैंने लिखा है आपको, वो एससी के लिए हो गया, आपके एससी के लिए हो गया। इसमें आर्टिकल 1 है आपके, आर्टिकल नंबर 244 आपके भाग 10 के अंदर स्थित, ठीक है। आगे देखिए, अब है भाग 11। अरे एक और एक 11 याद तो आपके, एक और एक 11 केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, एक और एक 11 हो गया। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन आपके आर्टिकल नंबर 11 हो गया, सॉरी भाग नंबर 11 हो गया। इसमें अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 245 से 266 आपके, आर्टिकल 245 से आपके 263 जो है वो इसके अंदर आपके भाग 11 में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आप छोड़ देते हो, ठीक है। आप दोस्तों इतना ही पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राज्य वो गवर्नर, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, जय माता दी, खत्म आपकी पॉलिटी खत्म। उसके बाद स्टार्ट होती है आपके सेंटर स्टेट रिलेशन, पूछे आपसे सीएसआर, पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 245 से 260 छापना आपके, ये है आपके भाग 11, ठीक है। देखिए जो अनुसूची 7 में लिखा हुआ है, जो अनुसूची 7 में लिखा हुआ है वही दोस्तों भाग 5 जो है वो आर्टिकल नंबर 246 में लिखी हुई है, ठीक है। जो बात अनुसूची 7 में लिखी हुई है आपके, वही दोस्तों भाग आपके, वही बात जो आपके आर्टिकल नंबर 246 के अंदर आपके, मतलब दोस्तों जो सूची है आपके, जो शेड्यूल है आपके, जो लिस्ट है आपके, सूची जो आपके संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसमें कौन कौन शामिल होगा, कौन सा कानून बनाएगा आपके। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हो गए आपके, राज्य वाली में 61 हो गए आपके, समवर्ती में 52 हो गए। तो ये सारी बातें किसके अंदर हैं, अनुसूची 7 वाली बातें जो है वो अनुसूची नंबर 246 के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखना आर्टिकल नंबर 246 से अधिकांश तो किताबें जो है वो गलत आपके लिखेंगे, आपके अधिकांश जगह आपको गलत मिलेगा। अगर पूछे आपसे जीएसटी का उल्लेख संविधान में किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 246A, जो भी आपसे बोले आर्टिकल नंबर 27I9A वो गलत बता रहा है आपको। मेरी बात सुनना, पूछे आपसे जीएसटी का उल्लेख संविधान के दोस्तों किस आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल नंबर 246A। फिर बोल रहा हूं 246A छापना। जीएसटी तो पूछूं आपसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूछे आपसे, गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है आपके वो कौन से आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल नंबर 246A में। आप बोलोगे सर आप इतने दावे से कैसे बोल सकते हो कि आपका ठीक है, बाकी अगर कोई और बोल रहा है तो गलत होगा आपके। बिल्कुल दोस्तों, आपके मैंने कहा आपसे जो सूची जो है वो आर्टिकल नंबर 246 में आपके संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, यही दोस्तों अमेंडमेंट हुआ आपके, यही अमेंडमेंट हुआ और संवर्ती सूची जो है उस पर एक टैक्स लग गया, वो है जीएसटी। तो मुझे बताओ आपके सो आर्टिकल कौन सा होगा, सो यही दोस्तों अमेंडमेंट हुआ आपके। तो आर्टिकल नंबर इसमें अमेंडमेंट हुआ है और नया आर्टिकल आ गया है 246A। लिखिएगा 101वां संविधान संशोधन ये होता है और लागू कब से हुआ है, 1 जुलाई 17 से लागू हुआ है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आर्टिकल नंबर 246 से जीएसटी जो है उसका उल्लेख यहां पर आपके, और जीएसटी जो है वो समवर्ती सूची पर लगने वाला भारत का पहला टैक्स है। फिर सुन लो मेरा आपको, समवर्ती सूची पर लगने वाला भारत का पहला टैक्स जीएसटी है। इससे पहले कोई टैक्स भी आपके समवर्ती सूची पर नहीं था आपके, या तो सेंटर ने लगाया सो स्टेट लगा के, पहला टैक्स है आपके जिसके ऊपर सेंटर भी लगा रहा है सीजीएसटी, स्टेट लगा रहा है एसजीएसटी, दोनों लग रहे हैं तुम्हारी खोपड़ी पर और वो बन रहा है जीएसटी, ठीक है। सेंटर को अपना मिल गया सीजीएसटी, स्टेट को अपना मिल गया एसजीएसटी, और आपकी खोपड़ी पे लगा
आपके जीएसटी, ठीक है। तो सेंटर स्टेट दोनों आपके कॉन्कोरेंट लिस्ट में शामिल टैक्स हो गया है। आर्टिकल नंबर 246 में, ये आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसलिए लिखवा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 249, ये तो जहर सवाल है। देखो मैंने कहा संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। स्टेट लिस्ट पर कानून स्टेट बनाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है राज्य सूची पर कानून संसद बनाए आपके, तो पूछे आपसे वो आर्टिकल आपके, वो आर्टिकल है 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाएगा। ये आर्टिकल नंबर 249 में लिखा हुआ है, ठीक है। लिखिएगा, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। समझे मेरी बात को? मैंने कहा वैसे तो दोस्तों जो स्टेट लिस्ट होगी उस पर कानून स्टेट ही बनाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। भूमि है, स्वास्थ्य है, सैनिटेशन है, और ये सारे जो कानून है, पुलिस है, आपके सारे कानून स्टेट बनाएगा। पर दोस्तों कभी दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट की बात आई, आपके राष्ट्रीय हित की बात आई, तो जो कानून है आपके वो संसद बनाने वाला है। अब कैसे बनाएगा वो मैं आपके लिखाऊंगा दोस्तों, आपको कैसे बनाने वाला है कानून, कैसे ये कंडीशन आ सकती है वो आगे पढ़ेंगे। पर अभी आप ध्यान, आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में कानून जो है वो सेंटर बनाने वाला है, संसद बनाने वाला है। ये बात किसमें, आपके आर्टिकल नंबर 249 में लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आर्टिकल नंबर 254 देखिए। देखो मैंने कहा आपसे समवर्ती सूची है, इस पर कानून कौन बनाएगा? सो आपके इस पर कानून सेंटर बना सकता है, केंद्र या राज्य। मैंने कहा कोई भी बना सकता है। आपके सेंटर वाला सीजीएसटी ले रहा है अपना, राज्य वाला एसजीएसटी ले रहा है, हमारी खोपड़ी पे जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो समवर्ती सूची पर कानून कोई बना ले, केंद्र बनाए सो राज्य बनाए। पर आप सोचिए तो आपके एक चीज, उस पर इन दोनों ने कानून बनाया, सो दोनों कानून अपोजिट हैं एक दूसरे के। सोचिए आप, एक चीज है उसके ऊपर कानून दोनों बना रहे हैं, सेंटर बना रहा है, स्टेट बना रहा है आपके, उसको दोनों कानून जो है वो अपोजिट हैं, दोनों कानून विपरीत दोस्तों एक दूसरे के हैं। तो आप बताओ मुझे, सो ऐसी जो कंडीशन दोस्तों अगर होगी तो केंद्र बोलेगा हमको लिख कर दिया है संविधान ने कि तुम कानून बना सकते हो, स्टेट बोलेगा हमें भी लिख कर दिया है तो हम भी बनाएंगे। अब दो कानून है, एक चीज है, दोनों कानून विपरीत हैं, ऐसी दोस्तों कंडीशन होती है आपके, तो इसका कानून मान्य होगा। ये बात आर्टिकल नंबर 254 में लिखी है, ठीक है। ये बात दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 254 में लिखी हुई है, लिखिएगा। यहां दोस्तों इन दोनों ने कानून बनाया, और जो कानून जो है वो अगर असंगत हो गया, आपके असंगत हो, आपके मिसमैच हो चुका कानून आपके, तो लिखना आपके ऐसी तो कंडीशन होगा अगर होती है आपके, तो संसद जो है का कानून मान्य होगा। समझ रहे हो बात को? समवर्ती अगर तो पूछूं आपसे कि संसद ने कानून बनाया और राज्य ने कानून बनाया, दोनों कानून बना रहे आपके, एक चीज पे बनाया, दो कानून अपोजिट हैं, आपस में असंगत है, मिसमैच हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पूछा आपसे, वहां जो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो मान्य होने वाला है, स्टेट वाला मान्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है आर्टिकल नंबर 254, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 262। सो वर्तमान में बड़ा चर्चा दोस्तों आपके कावेरी नदी जल विवाद, लिखना आपके, अगर दोस्तों नदी जल विवाद हुआ है तो नदी जल विवाद के निपटारे के लिए जो प्राधिकरण बनेगा सो आपके, वो कौन से आर्टिकल में, वो आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 262 हो गया। नदी जल विवाद पूछूं आपसे, इसके लिए जो आयोग बनेगा वो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर आपके 262, ठीक है। तो वाटर डिस्प्यूट है, रिवर डिस्प्यूट पूछा आपसे, जैसे कि एग्जाम्पल कावेरी नदी पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चार राज्य हैं, कर्नाटक से निकलती है, तो कर्नाटक यहां से निकली है नदी, ठीक है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जो पर्वत है
वहां से निकल गई, कोडागु जिला हो गया, कोडागु जिला हो गया, ठीक है, निकल गए दोस्तों आपके। फिर तमिलनाडु में आ चुकी है, तमिलनाडु में आ चुकी है। फिर दोस्तों आपके यहां से पुडुचेरी आ चुका है। और सो इसमें आपके कुछ सहायक नदियां मिल रही हैं आपके, हेमवती, काबनी, सो ये केरल से आ चुकी हैं। तो इसमें 4 राज्य हो चुके हैं, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, 3 राज्य, 1 यूटी हो चुका है। अब दोस्तों इसमें विवाद हो चुका है किसके पास कितना जल आने वाला है। तो इसके तो विवाद के निपटारे के लिए आपके बनाया गया कावेरी जल विवाद प्राधिकरण बनाया गया है। पूछे आपसे आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल नंबर 262 हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके सामने है आर्टिकल नंबर 263 ना, सो इंटर स्टेट ना, इंटर स्टेट पूछे आपसे, इंटर स्टेट जो काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल ना, अंतरराज्य, अंतरराज्य जो परिषद है, पूछूं आपसे इंटर स्टेट काउंसिल पूछे आपसे, वो आर्टिकल नंबर 263 आप लिखा हुआ है। इंटर स्टेट काउंसिल पूछा आपसे, अंतरराज्य परिषद आपके 2 राज्यों में विवाद अगर है तो उसका निपटान के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनने वाली है। आर्टिकल नंबर 263 में लिखा हुआ ये बात, ये आपको छापनी है, ठीक है। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होगा, जो इंटर स्टेट काउंसिल होगा, उसका हेड कौन होगा, ठीक है, उसका हेड कौन होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 वित्त मंत्री होगा, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री होगा, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति और लिख लो, ये हटा दो, राष्ट्रपति होगा और राज्यपाल लिख लो। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने। इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसका हेड कौन होगा, एग्जाम में खूब पूछता सवाल आपसे, बताओ इसका आंसर। देखो मैं आपको अनुच्छेद पढ़ा रहा हूं, पर यकीन मानना जब मंडे को आप आओगे ना मेरे सामने, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी अपने आप ही, कॉन्फिडेंस आपका ऊपर होने वाला। ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला, बताओ इसका आंसर। इंटर स्टेट काउंसिल का कभी भी दोस्तों हेड गृह मंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। लिख लो, गृह मंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है, इसको लिख लो यहां पर। इसका जो प्रमुख होगा वो होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला आर्टिकल आपके सामने आ चुका है, वो है भाग 12, ठीक है। भाग 12 छापना। देखो 1 और 1 11 हुआ, 1 और 1 1100 हो गया। शादी हो गई आपके पास है, पैसा आया, पैसा आया, वित्त आ गया, ये भाग 12 हो गया। तो पूछे आपसे वित्त लिखना, वित्त और संपत्ति के बारे में पूछे आपसे, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी छापना, वो हो गया भाग 12, ठीक है। भाग 12 वित्त और संपत्ति हो गया। अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 264 से 300 ए हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 264 से 300 ए हो गया है, और वित्त और संपत्ति वाला भाग हो गया है। 1 और 1 11 हुआ था, उसके बाद में फिनांस आ गया, सो पैसा आ गया आपके पास में, भाग 12, ठीक है। आर्टिकल नंबर 26 इसके, इस भाग के जितने भी आर्टिकल मैंने लिखे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके सामने है। आपने संविधान खूब पढ़ा होगा, पर जो संविधान में जो सवाल गलत होता है ना, वो आर्टिकल आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 266 पूछूं आपसे, लिखना संचित निधि। कौन सी निधि है, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड छापना फंड। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 266। मैंने कहा दोस्तों आपसे, आपके आर्टिकल नंबर 114 मैंने कहा था आपसे कि अगर दोस्तों हमें हमारी सरकार जो है उसको दोस्तों एक भी पैसा इससे निकालना हो, तो उसके लिए उसको पहले विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा, फिर दोस्तों वो इससे पैसा निकालने वाला है। यह है दोस्तों हमारी संचित निधि। आपके भारत सरकार पूछा से, भारत सरकार की जो भी आपके, भारत सरकार का जो भी पैसा आने वाला है, जो भी उसकी आय होने वाली है, वो तो यहां पहुंचने वाली है, वो है आपके कंसोलिडेटेड फंड हो गया, आपके आर्टिकल नंबर 266 हो गया, ठीक है।
लिख लीजिए। अगर दोस्तों मैंने कहा, अगर दोस्तों इससे धन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए विनियोग जो विधेयक है, विनियोग विधेयक को संसद से पारित करवाना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन जो बिल है उसको, जो पार्लियामेंट है उसे पारित करवाना पड़ेगा अगर पैसा निकालना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 267 से पूछे आपसे, लिखना आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पूछूं आपसे, वो किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर तो 67 के अंदर है। तो आकस्मिक निधि किसमें, आपके आर्टिकल नंबर 267 के अंदर है। लिखना आपके कंटिंजेंसी फंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंटिंजेंसी फंड। लिखना इस पर किसका अधिकार है, राष्ट्रपति जी का। ठीक है, तो आर्टिकल 266 पूछे आपसे, संचित निधि हो गया, अधिकार संसद का हो गया है। यहां दोस्तों आपके आकस्मिक निधि हो गया है, अधिकार राष्ट्रपति का हो गया है। ये दोनों बातें आपको छाप लें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 279 है। देखो हाँ, बच्चा पूछ रहा है बार बार कि सर अगर 246A में जीएसटी है तो फिर आर्टिकल नंबर 279A में क्या है। यहां दोस्तों जीएसटी काउंसिल है, लिख लो। आर्टिकल नंबर 279A में क्या है, यहां रसगुल्ला जीएसटी की जो रेट होंगी उसको डिसाइड करने वाली जीएसटी जो काउंसिल है वो आर्टिकल नंबर 279A में लिखा हुआ है। ये भी दोस्तों 101 में क्या है, संविधान संशोधन है। पूछे आपसे जीएसटी काउंसिल की हेड कौन होती है छापना, वो हमारी वित्त मंत्री होती है। ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो इसकी हेड होने वाली हैं। तो आर्टिकल नंबर 246A में लिखा हुआ है जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। आर्टिकल नंबर 279A में लिखा हुआ है जीएसटी की जो रेट डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आर्टिकल नंबर 280 पूछूं आपसे, केंद्रीय वित्त आयोग, याद कीजिए केंद्रीय वित्त आयोग पूछा आपसे, यह आर्टिकल नंबर 280 हो गया है। केंद्रीय वित्त आयोग पूछूं आपसे, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अभी 15वां चल रहा है, एनके सिंह इसके हेड है। जब आयोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो आर्टिकल 280 हो गया है। आर्टिकल 300 पूछे आपसे, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यहां पर है। कौन सा अमेंडमेंट है, 44 संविधान संशोधन हो गया है 1978। ये दोनों बातें छापना। आर्टिकल 300 संपत्ति का अधिकार हो गया है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया है 1978 के अंदर हुआ है। ये सब भाग तो क्या है, ये भाग जो आपके 12 था वो समाप्त हो चुका है। अब देखिए भाग 13, एक और एक 11 हुआ था, फिर पैसा आ गया। उसमें आपके पैसा आया, आपने बोला व्यापार करना है तो लिखिएगा, आपने बोला व्यापार करना है तो भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य, कौन से आर्टिकल में, वो आपके भाग 13 में। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो वाणिज्य हो, जो व्यापार होने वाला है वो भाग 13 हो गया। ठीक है, पूछे आपसे यहां दोस्तों आपके, यहां आर्टिकल 301 से 307 हो गया है। यहां कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है, पर भाग लिख लो। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य पूछे आपसे, भाग 13 हो गया है। आर्टिकल 301 से 307 हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है आपके, याद करो आपके, मैंने कहा एक और एक 11 हुआ, पैसा आया आपके पास में, व्यापार करेंगे, धोखा दे गई, ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम देखेगी, सिविल सर्विस की तैयारी। याद करो, अगला भाग पूछा आपसे, भाग 14 लिखना आपके, सर्विसेज, सेवाएं जो हैं वो इस भाग में लिखी हुई हैं, सेवाएं। पूछूं आपसे आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 308 से 323, आर्टिकल 308 से 323 हो गया है। सर्विसेज की बात यहां पर है, सेंटर के सर्विसेज भी हैं, स्टेट वाली भी हैं, यूपीएससी भी है, स्टेट पीसीएस भी है, दोनों है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 312 महत्वपूर्ण आर्टिकल है,
आर्टिकल नंबर 312 छापना, जो ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन सी होंगी इसके बारे में जो उल्लेख छापना, वो है आर्टिकल नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवा। पूछे आपसे कौन कौन सी सर्विस आपके अखिल भारतीय सेवा होने वाली है, ऑल इंडिया सर्विस होने वाली है, वो आर्टिकल नंबर 312 छापना, वो होंगी ऑल इंडिया सर्विस AIS। ठीक है। पूछे आपसे वर्तमान में कितनी भारत में ऑल इंडिया सर्विस आपके 3 है, कितनी है? 3 है। आईएएस हो गया। कलेक्टर दोस्तों आपके कहीं भी लगा सकते हैं उसको, आपको भारत में आपके राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी लगाओ उसको, वो ऑल इंडिया सर्विस आपके कलेक्टर हो गया। आईपीएस एसपी हो गया आपके, कहीं भी लगाओ इनको, तो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया है, और आईएफएस हो गया ना। अब आईएफएस 2 सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस एक तो विदेश में जाने वाली सर्विस आपके राजदूत जो होते हैं, एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हम दोस्तों यहां पर ऑल इंडिया सर्विस बात करें, भारत के अंदर बात कर रहे हैं आपके, तो कौन सी आएगी? जंगल सेवा आपके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। तो पहले 2 ही थी हमारे पास में, आईएएस और आईपीएस। फिर दोस्तों एक और काउंट होती है, वो है आईएफएस। ठीक है। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 3 हमारे पास में ऑल इंडिया सर्विस वर्तमान में आर्टिकल नंबर 312 में ये लिखी हुई है। और भी जुड़ सकती है, वो हम बताएंगे आपको जब आर्टिकल पढ़ेंगे कैसे जुड़ेंगे। ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 315 पूछा आपसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। पूछूं आपसे यूपीएससी सेंटर वाला जो आयोग आपके, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी। और स्टेट पीसीएस आपके, जो स्टेट में आपके पीसीएस हमारे होते हैं, तो वो आपके, तो यूपीएससी और आपके राज्य वाला पूछे आपसे, वो आर्टिकल नंबर 315 में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 315 आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हो गया। अब है भाग 14A। भाग 14A मैंने कहा कि तैयारी करेंगे, हमारे बस की बात है नहीं तैयारी करना, तो हमने कहा चलो प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल। कहां चलो? ट्रिब्यूनल चलो, प्राधिकरण चलो। सर गाना सुना दो, गाना सुना दो, सही बात है। भाग 14 है, ट्रिब्यूनल चलो, प्राधिकरण चलो। आर्टिकल कौन सा है? 2 ही आर्टिकल है इसमें, 323A और 323B। देखिएगा, भाग 14A मतलब जुड़ा है, बड़ा वर्ड लिखा हो, जुड़ा है, लिखना आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। 1976 42वां संशोधन 1976 से जुड़ गया, भाग 14A। इसमें एक तो आर्टिकल 323A है और एक आर्टिकल 323B है। लिखना आपके, अगर सो पूछे आपसे कि CAT का उल्लेख कहां पर छापना, सवाल से पूछे आपसे कि CAT का जो उल्लेख लिखना आपके प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण या फिर अधिकरण लो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पूछा आपसे, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण या अधिकरण, कुछ भी बोल दो। CAT का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 323A के अंदर है। अगर दोस्तों कोई सो कलेक्टर है आपके, उसको कोई शिकायत है, कोई समस्या है उसको, वो किसको बताए? आप तो अपनी समस्या बता दोगे किसको? आपके कलेक्टर साहब को। वो किसको बताएगा? उसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, वो खुद को कैसे प्रूफ करेगा? तो वो यहां करने वाला है। ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपके सिविल सर्विस है हमारी, उनके लिए कौन बनाया गया है? CAT बना हुआ है, आपके केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण बना हुआ है, CAT इसका नाम है। आर्टिकल नंबर 323A के अंदर बात। ठीक है। बाकी दोस्तों जो अन्य होंगे प्रशासनिक यहां पर होने वाले हैं, बाकी अन्य जो भी प्राधिकरण होगा वो यहां पर होने वाले। ठीक है। अन्य जो ट्रिब्यूनल होंगे वो यहां पर होने वाले हैं। बाकी दोस्तों जो प्रशासनिक वाला होगा, CAT हो गया, राज्यों में स्टेट वाला हो गया, SAT हो गया, वो सारी बातें यहां पर होंगी। ठीक है। तो ये हो गया ट्रिब्यूनल वाला भाग, भाग 14 आपके A। भाग 15 हमने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो यार, अपना ही तो प्यार था, क्या कोर्ट लेकर जाए उसे। हमने कहा तू कर तैयारी रीट की, पटवार की, हम करेंगे चुनाव, अब की बार हम लड़ेंगे चुनाव प्रधानी वाड़े। लिखना इलेक्शन, इलेक्शन पूछूं आपसे, भाग 15 हो गया है।
इलेक्शन चुनाव के बारे में। आर्टिकल कौन सा आपके, आर्टिकल 324 से 329 हो गया, आर्टिकल 324 से 329 हो चुका है, ठीक है। तो इलेक्शन से बात करूं आपके, इलेक्शन जो आपके वो आर्टिकल नंबर 324 से 329 हो चुका है, ठीक है। लिखिएगा आर्टिकल 324, तो याद करो आपसे, मैंने सो कहा था आपके कि सेंटर और स्टेट वाले जो इलेक्शन है वो कराएगा कौन आपके सो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। याद कीजिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन सा आर्टिकल हो गया है, आर्टिकल नंबर 324 हो गया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पूछे आपसे, सेंटर और स्टेट वाला, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, गवर्नर है, पूछे आपसे इन सबके इलेक्शन जो आपके, उसको गवर्नर, और यार वो गवर्नर मत लिखना, गवर्नर का इलेक्शन होता ही नहीं है आपके, गलती से मैंने लिख दिया वहां पर, चेक करना। गवर्नर थोड़ी होगा सो, गवर्नर तो अपॉइंटमेंट होता है ना, गवर्नर नहीं होगा, गवर्नर तो अपॉइंटमेंट है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर तो अपॉइंटमेंट है, चुनाव नहीं होता ना। एमएलए एमएलसी का चुनाव होता है, ये आपको ध्यान है। गलती से मैं लिख दिया यहां पर, ठीक कर लेना उसको ना। अब देखिएगा आपके सामने ये था केंद्रीय निर्वाचन आयोग, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर इसमें क्या क्या है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 326 कौन कौन दोस्तों कौन वोट देगा, वयस्क मताधिकार। लिखिएगा वोट कौन देगा, 18 वर्ष के प्लस वाला जो है वो वोट देने वाला है। ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 326 में लिखा हुआ है। और ये सवाल यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विस जो एग्जाम है उसमें पूछा आपसे, आर्टिकल नंबर 326 पूछा उसने आपके, तो पूछे आपसे वयस्क मताधिकार, पूछो आपसे आर्टिकल नंबर 326 जो है इसमें लिखा हुआ, सो इंग्लिश में इसको लिखा है अडल्ट सफरेज, इंग्लिश में इसको संविधान, संविधान की जो मूल भाषा है उसमें लिखा हुआ है अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार, ठीक है, अडल्ट सफरेज। तो छापना ये आपके आर्टिकल नंबर 326 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा भाग 16 पूछूं आपसे, भाग 16 छापना। देखो चुनाव हो गए, हम तो जीत गए आपके, हमने कहा कुछ हम स्पेशल करेंगे आपके, तो स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध छापना। ये भाग नंबर 16 हो गया है। विशेष उपबंध आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 330 से 342 हो गया है, आर्टिकल नंबर 330 से 342 हो गया है। आर्टिकल नंबर 330 एससी एसटी जो समुदाय हमारा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी एसटी समुदाय के लिए छापना। एसटी एसटी समुदाय के लिए समुदाय का लोकसभा में सीटों का आरक्षण, ठीक है। जो एससी एसटी समुदाय जो है हमारा, उसका लोकसभा के अंदर जो सीट है, उसका जो आरक्षण है वो कौन सा आर्टिकल में, वो आर्टिकल नंबर 330 के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। देखिएगा आर्टिकल नंबर 331 एंग्लो इंडियन, किसके लिए, एंग्लो जो इंडियन है, एंग्लो इंडियन के लिए छापना। एंग्लो इंडियन के लिए जो आपके लोकसभा के अंदर जो सीट है उसका जो आरक्षण है वो लिखा हुआ था आर्टिकल नंबर 331 में। लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में एक अमेंडमेंट होता है आपके, बताओ कौन सा अमेंडमेंट आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में एक संशोधन हुआ था, याद करो वो कौन सा था आपके, जिसके द्वारा इसको ये समाप्त हो चुका है अभी हाल ही में। पहले दो सीट जो है वो रिजर्व थी, एंग्लो इंडियन के लिए आपके रिजर्व थी, कटरीना कैफ के लिए, कटरीना कैफ मान लो एंग्लो इंडियन तो है ना, तो कटरीना कैफ आपके जिसका मम्मी या पापा में से कोई एक तो भारतीय रहा हो और दूसरा विदेशी रहा हो, वो है एंग्लो इंडियन, ठीक है, आंग्ल भारतीय बोलते हैं इसको ना। तो मैंने कहा आपसे एंग्लो इंडियन जो होंगे उनके लिए लोकसभा में एक पहले 2 सीट जो है वो रिजर्व थी, अब ये समाप्त हो चुकी है बिल्कुल। 104 में लिखना आपके 104 संविधान संशोधन जो है, इससे दोस्तों आपके अभी हाल ही में ये समाप्त हो चुका है, ये वाला पोर्शन आर्टिकल 331 जो है अब समाप्त हो चुका है, ठीक है, लिख लो ना। आर्टिकल 332 छापना। यहां दोस्तों एससी एसटी का लोकसभा के अंदर, यहां से लिखना, यहां लिखना आपके एससी एसटी जो है इसका विधानसभा के अंदर,
यहाँ है SC ST का लोकसभा के अंदर, यहाँ दोस्तों SC ST का किसके अंदर है, विधानसभा के अंदर है, यहाँ एंग्लो इंडियन का लोकसभा के अंदर है। बाकी दोस्तों आगे देखना, आपके आगे आपके एंग्लो जो इंडियन है इनका कहां पर है, विधानसभा में। पहले पहले एक सीट थी, अब एंड हो चुकी है, ठीक है, 104 अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 330 SC ST का लोकसभा में, आर्टिकल 331 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में समाप्त हो चुका है, आर्टिकल 332 SC ST का विधानसभा में, आर्टिकल 333 पूछूं आपसे SC एंग्लो इंडियन का विधानसभा में, ये एंड हो चुका है, ठीक है, दो एंड हो चुके हैं, 331 और 333, ठीक है। आर्टिकल 338 छापना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, छापना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपके आर्टिकल नंबर 338 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 338A पूछूं आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। बस 5 मिनट की बात हो रहा है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आपका बहुत बहुत आभार जो आप रुके इतनी देर तक, जो है बड़ी अच्छा लगा मुझे ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, तो ये है शेड्यूल कास्ट वाला, ये है शेड्यूल ट्राइब वाला। लेकिन दोस्तों इसमें एक अंतर देखो, यहां कुछ भी नहीं लिखा, यहां ए लिख रहा है, मतलब अमेंडमेंट संशोधन हुआ छापना। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, 89वां संविधान संशोधन ये हुआ है। तो पूछे आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से अलग होकर के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 338A के अंदर है। कौन सा अमेंडमेंट, आपके 89वां अमेंडमेंट है। इन दोनों के बारे में बात हम आगे करने वाले हैं। आगे देखिएगा, भाग 17 सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हम इसको छोड़ देते हैं ना। परीक्षा में आने वाला भाग आपके सामने है, SSC और आपके कोई स्टेट वाला जो एग्जाम है, रेलवे वाला एग्जाम है आपके, उसमें ये खूब पूछता है आपसे भाग 17 छापना। हमने कहा इलेक्शन लड़ा, हमने स्पेशल प्रोविजन कर दिया हमने। फिर दोस्तों आपके हमने बोला कि जो राजभाषा है उसके लिए काम करना पड़ेगा, कैंपेन चलाना पड़ेगा उसके लिए। तो जो आपकी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वो भाग 17 हो गया आपके आर्टिकल नंबर 343 से 351, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 343 से 351 जो है वो है भाग 17, ठीक है। आर्टिकल नंबर 343 छापना, इसमें लिखा हुआ है संघ की राजभाषा कौन सी होने वाली, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन लिखा आपसे, संघ जो है उसकी राजभाषा कौन सी होने वाली है, ये आर्टिकल नंबर 343 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 344 जो राजभाषा होगी इसके विकास के लिए कुछ आयोग बनेंगे, वो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपके 344, ठीक है। तो राजभाषा जो होने वाली है, जो भी होगी आपके, शुरुआत में कहा था 15 वर्ष के लिए इंग्लिश होगी, उसके बाद में हिंदी होने वाली है। पर दोस्तों अभी वर्तमान में हिंदी इंग्लिश दोनों ही चल रही है। तो मैंने कहा जो राजभाषा होगी उसके लिए आयोग बनेगा आर्टिकल नंबर 344 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 350 से एग्जाम में बहुत सौ बार पूछता है आपसे कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का जो अनुरोध है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 350 में आपसे जो प्राइमरी एजुकेशन होने वाली है उसको आप जो मदर टंग है उसमें दे सकते हैं, लिखा हुआ है। और यही दोस्तों अभी आपके जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने शामिल किया है। कस्तूरी रंगन समिति जो लेकर आई थी, इसमें हमने शामिल किया है इसी बात को। तो अगर सब सवाल पूछूं आपसे कि प्राथमिक जो शिक्षा होने वाली है वो मातृभाषा में हो सकती है, ये बात कहां पर, आर्टिकल नंबर 350A में लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 351 छात्र से पूछे आपसे जो हिंदी है, हिंदी के विकास के लिए कौन सा आर्टिकल है छापना, वो है आपके आर्टिकल नंबर 351। ये चारों ही आर्टिकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, छोड़ देते हैं बच्चे इनको, आपको ध्यान रहना है। जो हर कोई पढ़ रहा है वो तो आपको पढ़ना ही है,
पर जो एग्जाम में आ रहा है, बच्चा छोड़ रहा है उसको, वो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके 4 आर्टिकल इस भाग 17 के हो गए, ठीक है। इसके बाद तो भाग 18 हो गया। हमने कैंपेन चलाया, सरकार ने लगा दी आपातकाल, इमरजेंसी, सरकार ने लगा दी इमरजेंसी, आपातकाल। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक छापना, 352 से 360। इसमें कहां से कहां तक, 352 से 360 के बीच में आर्टिकल है। आप तो जानते हो 352 में किसका लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। ये कौन सा आर्टिकल है, 352 हो गया। पूछे आपसे 356 को, हम दोस्तों बोलते हैं इसको राष्ट्रपति शासन, पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। हम इसको बोलते हैं, हम जब भी बोलते हैं कि आर्टिकल 356 जो है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन लिखा हुआ है, पर दोस्तों ऐसा है नहीं। आप पूछोगे प्रोफेसर कैसा है आपके, इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने आप है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर दोस्तों, अगर राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो गया है, तो वहां पर शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी विफल होने पर यह लगने वाला है। अगर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो ठप हो चुकी है, तंत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, वहां से कोई भी काम से वहां पर आपके संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है, आपके उल्लंघन हो रहा है वहां पर, वहां दोस्तों आपके जो सेंटर है वहां पर आपके प्रेसिडेंट जो रूल है वो लगा देगा। आर्टिकल नंबर 356 से लगाने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 359 पर लिखिएगा कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकार पर, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 359 में। राष्ट्रीय आपात के समय देखो हम याद करते हैं 52, 56 और 60। परीक्षा वाला पूछता है राष्ट्रीय आपात के समय जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सस्पेंड होने वाले, कौन सस्पेंड नहीं होंगे, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 359, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे सस्पेंड हो सकते हैं, 20-21 कभी नहीं होगा, ठीक है। 20-21 जो है वो इसके अपवाद हैं, वो नहीं होगा सस्पेंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपात है, अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। ये अभी तक नहीं लगा, आपके फाइनेंस इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी है। ये भाग 18 हो गया। अब दो मिनट और केवल देखिएगा, भाग 19 पूछूं आपसे। हमने कहा आपातकाल लगा, सो सब बिखर गए, लिखना आपके प्रकीर्ण, स्कैटर्ड छापना आपके बिखरे हुए जो आर्टिकल है वो इसके अंदर आपके बिखरे जो आर्टिकल आपके बहुत सारे राज्य, महाराष्ट्र, नागालैंड, बहुत सारे राज्य आपके, उनके बारे में आपके वो है आपके भाग 19, ठीक है। तो स्कैटर्ड भाग छापना, प्रकीर्ण बिखरा हुआ भाग आपके वो भाग 19 हो गया है। यहाँ 361 से 67 छापना, ये आर्टिकल हो गए। पूछे आपसे 361 छापने से पूछे आपसे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में विशेष जो अधिकार है वो लिखना, कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 361 आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में जो कुछ विशेष अधिकार जो है वो है। मतलब दोस्तों एक दोस्तों अधिकार ऐसा है आपके कि अगर दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल आपके, अगर ये अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं तो वर्तमान में इनके खिलाफ आपके कोई भी आपके क्रिमिनल केस स्टार्ट ही नहीं होगा। सुन रहे हो मेरी बात को? अगर दोस्तों हमारे राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस स्टार्ट ही नहीं होगा। ये विशेष पावर जो है किसके पास में है, प्रेसिडेंट के पास में। आर्टिकल नंबर 361 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट और जो हमारे गवर्नर हैं उनके खिलाफ जो आपके कोई भी क्रिमिनल केस जो है
वो स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा ना, ये लिखा हुआ है इसमें ना। आगे देखिए भाग 20 में पूछूं आपसे, भाग 20 छापना, संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन, आर्टिकल नंबर केवल एक ही आर्टिकल इसमें 368, याद करो कहां से लिया हमने, साउथ अफ्रीका से लिया है, याद करो कहां से लिया, यहां से लिया हमने। अभी तक पूछे आपसे, अभी तक कितने हो चुके हैं, 105 हो चुके हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में अलग से। अभी तक 105 हो चुके हैं, लिखना आपके नोट लिखिएगा। 99वां संविधान संशोधन पूछे आपसे, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। तो 105 में से एक ऐसा है जो समाप्त हो चुका है, 104 पास हो चुके हैं, 105 में से एक जो ऐसा आपके वो जो है असंवैधानिक हो चुका है, वो है 99वां संविधान। क्या है इसका में? इसमें दोस्तों NJAC जो है इसके बारे में बोला गया था, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में दोस्तों। आपके नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो कमीशन है इसके बारे में बोला गया था इसके अंदर। तो ये 99 में है, बाकी 105 जो है अब तक हो चुके हैं हमारे। 368 जो है आर्टिकल हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका से लिया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। भाग 22-21 देखना, याद करो अस्थायी रूप से आप कहां फंसो, अस्थायी रूप से आप कहां चले गए, हिमालय। तो अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध, टेम्परेरी जो प्रोविजन है वो यहां पर लिखे हुए हैं, लिखिएगा आर्टिकल नंबर 369 से 392, आर्टिकल नंबर 369 से 392 जो है वो भाग 21 में लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल नंबर 370, आप में से कितने ऐसे लोग जो मानते हैं कि अभी वर्तमान में आर्टिकल नंबर 370 जो है वो समाप्त हो चुका है, आर्टिकल 370 जो है वो एंड हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 यस, ऑप्शन नंबर बी नो। बताओ कौन बताएगा आप में से? देखो मैंने पूरी क्लास कर दी आपकी, है ना, तबीयत खराब है फिर भी कर दी मैंने पूरी क्लास आपकी, क्योंकि मेरे ऊपर मतलब वो है ना कि लाल फूल नीला फूल ब्रह्मास बैच इज ब्यूटीफुल, ठीक है। बताओ कौन बताएगा? आर्टिकल नंबर 370 जो है ये एंड हो चुका है, ऐसा कहने वाला यस वाला कौन है और नो वाला कौन है? बस 2 मिनट और, केवल 2 मिनट और, है ना। देखो अगर आप यस कहते हैं तो आपने पूरा नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 370 का अधिकांश भाग समाप्त हो चुका है, पर भाग 1 को छोड़कर अभी भी आर्टिकल 370 का भाग ए अस्तित्व में है, ठीक है। पूरा भाग एंड नहीं हुआ है, उसका पार्ट ए जो है अभी भी अस्तित्व में है, 2-3 वाले पार्ट हट चुके हैं, ठीक। लिखिएगा जम्मू कश्मीर जो है आपके, इसके बारे में कौन सा आपके आर्टिकल 370 है, लिखिए 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग जो है उसको एंड कर दिया है। कब किया है? 5 अगस्त 2019 को किया आपके। और ये जम्मू कश्मीर जो आपके एक आदेश जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ और ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। 2 यूटी बन चुके हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख, ठीक है। पहले ये एक स्टेट था, अब 2 यूटी बन चुके हैं आपके, 31 अक्टूबर से लागू हो चुका है आपके, ये 2 यूटी बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपको छापना है। तो पूरा भाग समाप्त नहीं हुआ है, सो पूरा अनुच्छेद समाप्त नहीं है, एक पोर्शन अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको छापना है आर्टिकल 370। मैं फिर कह रहा हूं कोई चीज पढ़ो तो उसको आराम से पढ़ो, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वो पढ़ लो, साथ में जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए वो भी पढ़ लीजिए ना। तो ये वो बात है। आगे देखिएगा एक लास्ट भाग आपके सामने, वो है आर्टिकल भाग 22 पूछा आपसे। भाग 22 अंतिम भाग है, आर्टिकल 393 से 395, 3 आर्टिकल तो इसमें लिखे हुए हैं छापना, जिसमें दोस्तों आपके एक तो 393 पूछा आपसे, इसमें लिखा हुआ है कि जो कुछ पढ़ा है ना आपके
जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है सारा के सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर दोस्तों आपसे पूछे कि जो हमारा संविधान पूछा आपसे, जो हमारा संविधान है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत का संविधान, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कि हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान है, ये कहाँ लिखा हुआ है आपके, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 393 के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो संविधान होगा उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 394 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद जो हैं वो लागू होने वाले हैं। ये बात जो है सो ये बात किसमें आपके, ये बात जो है आर्टिकल नंबर 394 में लिखी हुई है। ये थे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है मैंने पढ़ा दिए आपको। सोमवार से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण पार्ट्स जो हैं आपके, उसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनकी व्याख्या करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, फंडामेंटल राइट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और ये कैसी प्रवृत्ति के हैं, नकारात्मक है सकारात्मक है, क्या अंतर है फंडामेंटल राइट में डीपीएसपी में, कौन कौन से फंडामेंटल राइट महत्वपूर्ण है, वो सारी बातें करेंगे हम सोमवार से। ये एक ओवरव्यू था संविधान का जो मैंने कल और आज में आपको दिया है, जिसको देने मुझे 3 घंटे लग गए ओवरव्यू को देने में। आपको बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है आपके संविधान की दृष्टि से। संविधान पढ़ना है तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए कि पहले उसका ओवरव्यू देख लीजिए क्या क्या है उसके अंदर आपके, फिर उसके अंदर झांक लीजिएगा, तब काम हो जाएगा, ठीक है। तो कल टेस्ट होने वाला है आप सभी का, टेस्ट देना। ऑल द बेस्ट आपको। मंडे को फिर मुलाकात आपसे यहीं पर होने वाली है। मंडे को शाम को 4 बजे यहीं मुलाकात होगी आपकी, और मॉर्निंग सुबह 6 बजे वाली क्लास में आपको आना ही है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।